हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू की बजाय अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल को कवर करेंगे। बर्निंग क्वेश्चन इसका टाइटल है। बड़ा ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। दुनिया भर में आग लगने के किस्सों पे लिखा हुआ है। कभी इंडिया में, कभी जापान में, कभी कोरिया में और कभी स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज के अंदर भी होटल्स में, बार्स में बार बार आग क्यों लगती है। चलिए, आर्टिकल पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं अपनी रीडिंग को, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आज आपको मिलेगा वोकैबुलरी का वन वर्ड्स का खजाना। ग्रामर भी बहुत अच्छी है। बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे हैं जी बर्निंग क्वेश्चन। ये एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है बर्निंग क्वेश्चन। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जो जल रहा हो या फिर ऐसा सवाल जिसको अगर आपने बुझाया नहीं तो उसकी जलन से बड़ा नुकसान होगा। कोई ऐसा इशू, मामला जो आपके लिए बड़ा मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है। बर्निंग क्वेश्चन के लिए अपने पास कई सिनोनिमस फ्रेजेस अंग्रेजी में इडियम्स हैं। जैसे कि एक इडियम आपने सुनी होगी, हॉट पोटैटो। ये बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन से मिलती हुई है। हॉट पोटैटो का मतलब क्या है? कभी गरम गरम आलू वाला कोई चीज, कोई डिश खाना जिसमें आलू एकदम गरम हो, पोटैटो, और जैसे वो जीभ पे लगेगा चिपक जाएगा वहां, ना आपसे खाते हुए बनेगा ना उसको निगलते हुए उगलते हुए बनेगा। तो हॉट पोटैटो भी एक ऐसा इशू होता है, ऐसा मामला होता है जिसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता, ना उसको छोड़ सकते ना उसको एड्रेस कर सकते। अच्छा, इसके लिए एक और फ्रेज अंग्रेजी में आपने सुना होगा, प्रेसिंग मैटर। मैटर का मतलब है मामला, प्रेसिंग का मतलब है जो आप पे दबाव बना रहा हो। तो ऐसा मामला जिससे आप दबाव के नीचे आ रहे हो, बर्निंग क्वेश्चन की तरह प्रेसिंग मैटर। तो ऐसे 3-4 फ्रेजेस जो हैं एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैबुलरी दिखाता हूं। 5 वर्ड्स हैं अपने पास। सभी वर्ड्स को अपन ने पिक्चर्स के साथ और निमोनिक्स के साथ में अटैच किया हुआ है। शुरू कर लें वोकैब को। चल, आज की क्लास में एक वर्ड आएगा टिंडर बॉक्स। टिंडर बॉक्स पता है क्या होता है? ये बना है टिंडर से। टिंडर का मतलब होता है आग को जलाने के लिए, जो शुरू करने के लिए जो मटेरियल होता है वो। जैसे इसमें माचिस आ गई, लाइटर आ गया, थोड़ा सा बारूद रोगन आ गया। आग लगानी है ना, पत्थर रगड़ने के लिए कोई आपके पास चीज हो, मान लो माचिस नहीं है तो आप किसी चीज को ऐसे रगड़ करके आग लगाएं। तो पुराने जमाने में आग लगाने के लिए किट हुआ करती थी, टूल किट्स, उसको बोलते हैं टिंडर बॉक्स। अब देखो, ये टिंडर बॉक्स जो है आग से कुछ आगे निकल करके हमारे रियल वर्ल्ड में एक और मीनिंग भी रखता है। ऐसी सिचुएशन जिससे आपके जीवन में आग लग जाए, जिससे आसपास का माहौल खराब हो जाए, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो, वो भी टिंडर बॉक्स कहलाती है। समझ पा रहे हो ना भाई? जरूरी नहीं है माचिस ही और लाइटर का ये मीनिंग निकले इससे। टिंडर बॉक्स कोई ऐसा मामला भी हो सकता है जो विस्फोटक मामला हो, ऐसी स्थिति जो बहुत जल्दी बिगड़ सकती हो। चलिए, टिंडर बॉक्स को फायर ट्रैप बोलते हैं, वोलेटाइल सेटअप बोलते हैं, एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं, और एक बहुत अच्छा रेलेवेंट सिनोनिम है इसका, फ्लैश पॉइंट्स। वो पॉइंट जहां पे चीजें फ्लैश होने लगती हैं, जहां पे उनमें आग लग जाती है, वो दोराया या चौराया जहां पे मामला बिगड़ जाता है। पुअर सेफ्टी प्रैक्टिसेस कैन टर्न एनी क्राउडेड प्लेस इनटू अ टिंडर बॉक्स। खराब सेफ्टी की प्रैक्टिसेस बदल सकती हैं किसी भी भीड़ भाड़ बड़े इलाके को या प्लेस को एक टिंडर बॉक्स की सिचुएशन में कुछ ही मिनट्स के अंदर। ठीक है, चलिए एक और वर्ड आएगा अपने पास, स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग आपने देखी होगी, जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके चारों तरफ है ना लकड़ी के ऐसे बल्ले लगे होते हैं, बाहर निकले हुए रहेंगे, है ना। उनके ऊपर कुछ ग्रीन, कभी कभी उनके ऊपर एक कवरिंग भी होती है। कभी भी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे जाना, आपको लकड़ी के बल्ले ऐसे लगे लगे मिलेंगे। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इस अगर बल्ले को अगर आप समझे ना क्यों लगाया गया है, यह लगाया जाता है कि बिल्डिंग को थोड़ा सा सपोर्ट मिले जब तक वो बनाई जा रही है। भाई, जब ये बन जाएगी बिल्डिंग, पूरा प्लास्टर वगैरह जो इसका चढ़ जाएगा, छतें डल जाएंगी, तब तो ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी छतें कच्ची है, प्लास्टर जो है अभी ढीला है, तब ये बल्ले लगाए जाते हैं बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए। अब वहीं से वर्ड आप कनेक्ट कर लेना। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो चीजों को होल्ड टुगेदर करती है टेम्परेरीली। स्कैफोल्डिंग कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो फिजिकल हो, और कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो आइडियोलॉजिकल हो। आपके दिमाग में कोई ख्याल है, कोई आइडिया है जिसको आपने अपनी स्कैफोल्डिंग बना रखा है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को आधारित कर रखा है। चलिए, फ्रेमवर्क, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। एंटोनिम होता है इसका परमानेंट स्ट्रक्चर। इम्प्रॉपरली इंस्टॉल्ड स्कैफोल्डिंग कैन इंक्रीज रिस्क्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। खराब तरीके से इंस्टॉल की गई स्कैफोल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर सकती है रिस्क को या जोखिम को कंस्ट्रक्शन के दौरान। चलिए,
वर्ड इस तरीके से दिमाग में बैठाओ जैसे कहानी सी बैठ जाए, है ना। जैसे मैं स्कैफोल्डिंग वर्ड को याद करता हूं तो मेरे दिमाग में आता है अ स्कार्फ दैट होल्ड्स थिंग्स टुगेदर। स्कार्फ समझते हैं ना, छोटे बच्चों को पहनाते हैं। तो कोई चीज है, आपने उसके ऊपर एक स्कार्फ डाल दिया ताकि वो एक साथ बंधी रहे, ऐसे इसको याद रखोगे, स्कैफोल्डिंग। चलिए एक और वर्ड है अपने पास, कंबस्टिबल। देखिए बस्ट का मतलब है जलना, कम का मतलब है साथ में। ऐसी चीज जो आसानी से आग पकड़ती हो वो होती है कंबस्टिबल। जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी कंबस्टिबल जो है मटेरियल्स हैं। कंबस्ट वर्ब से कंबस्टिबल एडजेक्टिव बना है। कंबस्टिबिलिटी इसका नाउन फॉर्म है, ज्वलनशीलता बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी को। कंबस्टिबल के अपने पास 2-3 अच्छे सिनोनिम्स हैं, आज की क्लास में वो भी आएंगे, जैसे फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। ये दोनों वर्ड्स देख करके लगता है कि एक दूसरे के उल्टे होंगे, लेकिन ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ये इन लगा करके ऐसा मत समझना कि जो चीज जलती ना हो वो इनफ्लेमेबल होगी। जो चीज ज्वलनशील हो उसको फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल दोनों वर्ड से बताया जाता है। इग्नाइटेबल बोल सकते हैं, इग्नाइट का मतलब होता है जलाना। वोलेटाइल बोल सकते हैं। कंबस्टिबल का उल्टा क्या होगा? ऐसी चीज जिसपे आग असर ना करती हो, जैसे मिट्टी में कभी आग नहीं लगेगी, पानी में आग लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो नॉन फ्लेमेबल या फायर प्रूफ चीजों को बोला जाता है इसका एंटोनिम। स्टोरिंग कंबस्टिबल मटेरियल्स नियर हीट सोर्सेज वायलेट्स बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स। कंबस्टिबल मटेरियल को, ज्वलनशील पदार्थों को हीट सोर्स के पास में स्टोर करना या रखना वायलेट करता है, उल्लंघन करता है बेसिक सेफ्टी की नॉर्म्स को, सुरक्षा के नियमों को। चलिए एक और वर्ड आएगा अपने पास आज की क्लास में, कल्प्रिट। इस वीडियो को देख लो, इस फोटो को देख लो, ये जो आपको दिख रहा है भोला वाला आदमी, ये होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है गुनहगार, जिसने कोई काम गलत किया हो और पकड़ा भी जाए, उसका गुनाह भी प्रूव हो जाए। कल्प्रिट कोई इंसान भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लगी, अब किसी आदमी की वजह से लगी नहीं, वहां पे मान लो कोई वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये जो शॉर्ट सर्किट है ना, ये भी कल्प्रिट हो सकता है आग का। तो कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो किसी काम के लिए गुनहगार हो, दोषी व्यक्ति या कारण। कल्प्रिट या गुनहगार को ऑफेंडर, परपेट्रेटर, रॉन्ग डूअर और मैलेफेक्टर भी बोलते हैं। विक्टिम इसका उल्टा होगा, कल्प्रिट का उल्टा, यानी शिकार का। कल्प्रिट कौन है? जो शिकारी है। विक्टिम कौन है? जो शिकार है। इनोसेंट है, बायस्टैंडर है। बायस्टैंडर मतलब जो आदमी पास में खड़ा होकर देख रहा हो, ना उसके साथ कुछ हुआ ना उसने कुछ किया, बस वो खड़ा था और देख रहा था, बायस्टैंडर। फॉल्टी वायरिंग वॉज आइडेंटिफाइड एज द कल्प्रिट बिहाइंड द फायर। खराब तरीके की वायरिंग जो है वो आइडेंटिफाई की गई कल्प्रिट के तौर पे, गुनहगार के तौर पे इस फायर के पीछे। चलिए लास्ट वर्ड आज के अपने पास, सोम्बर। इस वर्ड की 2 स्पेलिंग्स हैं। पहले वाली स्पेलिंग वो है जो अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स यूज करते हैं और भारत में भी यूज होती है। दूसरी स्पेलिंग है अमेरिकन वाली, जिसमें ER लगाते हैं अमेरिकन, RE का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको पता होगा। सोम्बर वर्ड से मिलता जुलता एक और वर्ड अंग्रेजी में, सोबर। सोबर वो आदमी होता है जो पिया हुआ ना हो। जो पिया हुआ आदमी तो क्या बोलता है? इनएब्रेटेड बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड बोलते हैं, ड्रंकन बोलते हैं। पिया हुआ आदमी है ना, जिसको होश नहीं है, नशा हुआ होता है। सोबर का मतलब होता है जो होशो हवास में हो। सोबर और सोम्बर दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब होता है सीरियस। सोम्बर के अंदर आपको एक उदासी दिखेगी। सोम्बर अगर माहौल होगा, वेदर होगा, तो आप थोड़े से गंभीर हो जाएंगे। जैसे इस पिक्चर में आप देखें, जब आपका मन बहुत उदास होता है तब आप सोम्बर मूड में होते हैं, है ना। तो ये दोनों वैसे अलग वर्ड्स हैं, सोम्बर और सोबर, बीच में M लगा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसा मीनिंग रखते हैं। उदासी भरी चीजों को ग्लूमी, ग्रेव और मेलनकॉलिक भी बोलते हैं। मेलनकॉलिक वर्ड जरूर खास ध्यान देना, एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है। डाउनकास्ट, ब्लीक और मोरोज, ये भी उदासी भरी चीजों के सिनोनिम्स हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होगा जब आपका दिल खुश हो, हाई स्पिरिटेड में हो, आप चीयरफुल हो, ब्राइट हो, लाइवली हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, लाइट हार्टेड हो, जॉयफुल हो। द सिटी वॉर अ सोम्बर मूड आफ्टर द ट्रेजेडी। सिटी के अंदर एक सोम्बर मूड था इस ट्रेजेडी के बाद। वॉर का मतलब है पहनना, वियर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉर। तो आप मूड को पहनते नहीं हो, एक्चुअल में वो मूड आपको, है ना, आप उस मूड से घिरे हुए होते हो। तो ये वॉर लिख देते हैं अपने, एक्चुअल में सिटी ने कुछ पहना नहीं हुआ, शहर जो है घिरा हुआ था एक उदासी भरे मूड से जो है ट्रेजेडी के बाद। चलिए 5 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाए आर्टिकल पे, एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हुआ है, और यही वर्ड्स इस आर्टिकल में अब यूज होंगे। और उसी के साथ में देखिए, एज ए टीचर जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, एक रिक्वेस्ट आप सभी से मैंने कंसिस्टेंटली फेस की है, प्रेटी मच एवरी डे ये रिक्वेस्ट मेरे सामने होती है कि सर कोई ऐसी वीडियो सीरीज हो, कोई कोर्स हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर भी आती हो, इंग्लिश रीडिंग करना भी सीख जाएं, वोकैब को भी हैंडल करें,
और आरसी, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, इंग्लिश का हर एस्पेक्ट एक सिंगल सीरीज के अंदर सिंगल टूल किट में आपको मिल सके। तो इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया गया है इंग्लिश अनलॉक्ड फुल टूल किट कोर्स। एक ऐसा कोर्स जिसमें आपके एग्जाम का इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड है। अब इस कोर्स के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी किताब खोल करके नहीं देखनी है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेगा। कोर्स का प्राइस रखा गया बहुत कम, 949। यू कैन अवेल दिस कोर्स ऑन दिस डिस्काउंटेड प्राइस। याद रखें ये फुल टूल किट है, 50% कोर्स हो चुका है। 2026-27 के लिए हम एम कर रहे हैं हर एग्जाम को। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए YT ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। कोर्स आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे अवेलेबल है। अनलॉक्ड कोर्स के साथ साथ ऐप के ऊपर आपको हमारा राइटिंग का सुपर हिट कोर्स भी मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया गया है सिर्फ 50 से 60 घंटों में। कोई फालतू बात नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही 50 से 60 घंटे क्रैश कोर्स की तरह आप इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। और अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिटेल्ड राइटिंग कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं। मिशन सिविल सर्विसेज फुल माइग्रेशन कोर्स है, हिंदी टू इंग्लिश। दोनों ये तीनों कोर्सेज ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, सारे एस्पेक्ट्स इनमें कवर्ड हैं। ये टीम का नंबर है व्हाट्सएप का, कोई भी क्वेरी हो टीम से व्हाट्सएप करके आप बात करें। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। चलिए देखो, समरी ये कि आप कभी हांगकांग, गोवा, अभी एक स्विस रिजॉर्ट का भी सुना होगा आपने। चाहे गरीब देश हो अमीर देश हो, आग लगने के किस्से बड़े आम हैं। और ये 2025 में तो बहुत सारे किस्से हमने सुने। हर बार आग लगी है किसी ऐसी जगह पे जहां पे लोग पार्टी कर रहे थे, है ना, नाच गाना हो रहा था, जो है मदिरा पान हो रहा था, सेवन किया जा रहा था मदिरा का। तो ऐसी जगहों पे आग क्यों लगती है? इन सभी के अंदर एक कॉमन थ्रेड है, एक लिंक है। आग लगने का कारण होता है या तो फायरवर्क्स यानी पटाखे, और या फिर कंबस्टिबल मटेरियल का आग के सोर्स के पास होना। जैसे लाइटिंग को पर्दों पे लगा दिया, कमरे के अंदर किसी रेस्टोरेंट के अंदर बंद जो है रेस्टोरेंट में फायरवर्क्स कर दिया, आजकल होता है। शराब की बोतलों के पास में लालटेन रख दिया, है ना, डिजाइनर सा। तो ये ऐसी ह्यूमन नेग्लिजेंस की घटनाओं की वजह से लोगों की जान जाती है। और ये कॉमन थ्रेड है हर तरह के इंसिडेंट में। इस थ्रेड को देखा गया है, इस पैटर्न को देखा गया है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक बर्निंग क्वेश्चन है, सरकारों को जल्दी जागना होगा और इस तरह के कॉमन सेंस को लोगों को समझाना होगा कि आग से ज्वलनशील जो चीजें होती है उनको आग के पास नहीं रखना चाहिए। चलिए, आज की टोन है रिप्रोचफुल, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है, रिप्रोच कर रहा है हमारी नेग्लिजेंस को। आर्टिकल को शुरू करेंगे। अब देखो, पढ़ने में बहुत आसान है। आज आपका ये बहाना भी नहीं आएगा कि सर ये पढ़ा नहीं जा रहा। आराम से इस आर्टिकल को, इस फर्स्ट पैराग्राफ को एक रीडिंग दो। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, आप भी कर लो, जितना टाइम चाहिए उतना लो। फिर जब मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा आप कहां पे स्टक होते हो। चलिए, मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं, है ना। आप अपना पॉज बटन अपने हिसाब से यूज करें। कह रहा है जी, हांगकांग, गोवा एंड नाउ अ स्विस रिजॉर्ट। कह रहा है पहले हांगकांग था, फिर गोवा था, कह रहा है और अब बारी है एक स्विस रिजॉर्ट की। स्विस रिजॉर्ट यानी स्विट्जरलैंड में एक बड़े से रिजॉर्ट की। रिजॉर्ट क्या होते हैं? बड़े होटल्स जहां पे आपको अच्छा एम्बियंस मिले, है ना, स्विमिंग पूल हो, ग्रीनरी हो। तो इसको ऐसी जो होटल्स को अपने बोलते हैं रिजॉर्ट्स। कह रहा है द कॉमन थ्रेड इन दीज ट्रेजेडीज इज ह्यूमन केयरलेसनेस। कह रहा है जो कॉमन थ्रेड है, थ्रेड का मतलब होता है धागा या फिर रिश्ता, है ना। रिश्तों के धागे भी तो अपने बोलते हैं हिंदी में। कह रहा है जी, कॉमन धागा देखें या रिश्ता देखें, लिंक देखें या कनेक्शन देखें, इन सभी त्रासदियों में, ट्रेजेडीज में, घटनाओं में, वो है इंसान की केयरलेसनेस या इंसानी लापरवाही। कह रहा है जी, व्हाट हैपेंड इन क्रैंस मोंटाना इन अर्ली आवर्स ऑफ January 1st, it's still not clear. कह रहा है बट सर्वाइवर्स हैव मेंशन्ड अ वुडन सीलिंग एंड अ वेट्रेस बेरिंग शैंपेन बॉटल्स विद फायरवर्क्स एंड कैंडल्स स्टक ऑन देम। कह रहा है जी, व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ, व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ। अब व्हाट का मतलब यहां पे क्या नहीं है। व्हाट का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, लेकिन यहां क्या मतलब है इसका, जो भी। और इसको पकड़ने का सिंपल तरीका पता क्या है? सेंटेंस के लास्ट में देख लो, सेंटेंस के लास्ट में देख लो क्या यहां पे फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है। अगर व्हाट सेंटेंस की शुरू में आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना हो तो व्हाट का मतलब होता है जो भी। कह रहा है जी, जो भी हुआ, और कहां पे? इस क्रैंस मोंटाना नाम के रिजॉर्ट में, स्विट्जरलैंड के अंदर। और कब? सुबह सुबह अर्ली आवर्स में। और कब के? January 1st के, न्यू ईयर के। कह रहे जो भी हुआ, अब देखो इस पूरे क्लॉज की वर्ब है इज। वो चीज इज है स्टिल नॉट क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं, हमें नहीं पता क्या हुआ। कह रहे लेकिन बट जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए इस आग में, उन्होंने मेंशन किया है, जिक्र किया है एक लकड़ी की सीलिंग का इस रिजॉर्ट के अंदर, और एक वेट्रेस, वेट्रेस आप समझते हैं जो वेटर का काम करे, महिला,
एक वेट्रेस के बेयर करने का, कैरी करने का एक शैंपेन की बॉटल्स को पटाखों के साथ, फायरवर्क्स के साथ और कैंडल्स यानी मोमबत्तियां जो स्टक थी उन जो है शैंपेन की बॉटल्स पे। तो इन्होंने क्या खूब जो है तामझाम की होगी वहां शैंपेन की बॉटल्स पे, ऊपर छोटी छोटी फुलझड़ियां लगा दी है ना, वुडन सीलिंग थी, अंदर ही पटाखे छूट रहे थे, न्यू ईयर हो रहा था। तो ऐसा सर्वाइवर्स ने हमें बताया कि कुछ कुछ इस तरह का माहौल वहां पे था। सर्वाइवर्स की वर्ब है हैव मेंशन्ड, हैव प्लस में V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वेट्रेस जो बेयर कर रही थी, बेयर करने का मतलब होता है कैरी करना, ठीक है, तो अपने साथ लेकर के आई थी। ये लिखा जाता है चैंपाग्ने, बोला जाता है शैंपेन, एक तरह की शराब है, अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, आपको पता होगा। फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे। चलिए स्ट्रक्चर समझ में आ रही है ना। देखो ये पढ़ना पढ़ाना तो आपको यूट्यूब पे हर जगह करवाया जा रहा है। इस क्लास में अगर आप आते हो तो स्ट्रक्चर समझने आते हो। मछली पकड़ के आपको कोई दे, उससे अच्छा आपको मछली पकड़ना सिखाए, तो मैं यहाँ पे मछली पकड़ना सिखाने की आपको कोशिश करता हूं। वर्ड की वर्ब थी हैपेंड, लेकिन वर्ड से बनने वाला पूरा क्लोज इसकी वर्ब है इज। वर्ड से, वेयर से, वाई से, वेन से, हाउ से बनने वाले क्लोजेज जो है ना इस तरीके से शुरुआत में आ जाते हैं सेंटेंस के, हमेशा अपनी वर्ब को लेते हैं सिंगुलर फॉर्म में। चलिए वेट्रेस जो होती है इसके लिए अपने पास बहुत सारे वन वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करो, इनमें से कितने वर्ड्स आप पहचानते हो। ये वेटर वेट्रेसेस के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कोई शिप पे है, कोई हवाई जहाज पे है, कोई सिनेमा हॉल में है ना, और कोई ऑफिस के अंदर है। चलो मैं समझा देता हूं, बड़े अच्छे वन वर्ड्स हैं। देखिए होटल में होता है वेटर या वेट्रेस जो आपको खाना दे, और कभी कभी आपको होटल में मैनेजर मिलेगा गेट पे, रेस्टोरेंट के अंदर, जो खाना नहीं देगा, बस आपको आपकी सीट दिखा देगा, ग्रीट करेगा आपको, आपसे पूछेगा कितने लोग हो, कौन सी टेबल दूं आपको, रूफ टॉप पे बिठाऊं, नीचे बैठना है। इसको बोलते हैं होस्ट या होस्टेस। अगर आदमी है तो होस्ट, महिला है तो होस्टेस। अगर यही काम आपको वेलकम करने का, आपको खाना खिलाने का फ्लाइट में किया जाए तो उसको बोलते हैं फ्लाइट या कैबिन क्रू, ठीक है। क्रू यहां पे प्लूरल है, सभी क्रू मेंबर्स की बात होती है। सिंगुलर बात हो तो उसको बोलते हैं फ्लाइट अटेंडेंट। चलो इसके बाद यही काम अगर आपसे जहाज में करवाया जाए, आपसे मतलब कोई भी ये काम करे जहाज के अंदर, पानी के जहाज में, फ्लाइट में तो फ्लाइट क्रू हो गया, कैबिन क्रू हो गया, जहाज में बोलते हैं स्टूवर्ड, जो खाना वाना आपको देता है ना, बड़े बड़े शिप होते हैं क्रूज शिप्स। चलिए अगर यही काम आपसे सिनेमा हॉल में करवाया जाए, होस्ट या होस्टेस वाला जो होटल में करवाया जाता है, सीट दिखाने का, अपनी जगह बिठाने का, सिनेमा हॉल में ऐसे इंसान को बोलते हैं अशर। और अगर यही काम ऑफिस में कोई आपसे करे, आपके कहने पे पेपर को इधर से उधर लेकर के जाए, है ना, आपको खाना दे, आपके सूटकेस को रखे, तो ऐसे, जिसको हिंदी में अपने चपरासी बोलते हैं, एमटीएस बोल देते हैं आजकल, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डरली। इसको अपने आसान भाषा में अर्दली भी बोल देते हैं हिंदी में। तो ये ऑर्डरली होता है जो अपने अफसर के ऑर्डर लेगा। तो इस तरीके से सेवा करने वाले लोगों के लिए 5-6 टाइप के वन वर्ड्स हैं। एक साथ बैठ जाएंगे दिमाग में, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चल कह रहा है जी ऑन सोबर रिफ्लेक्शन दिस वॉज एन इनएडवाइजेबल मिक्स। कह रहा है अगर सोबर तरीके से रिफ्लेक्शन की जाए, इस पूरे मामले को नशा उतार करके इसको देखा जाए गंभीर तरीके से, सोबर याद है ना आपको, तो ये पूरा मामला एक इनएडवाइजेबल मिक्स था, एक ऐसा मिश्रण था यहां चीजों का जिसकी आपको एडवाइस कभी ना दी जाए। कह रहा है जी जस्ट एज फायरवर्क्स शुड नेवर हैव बीन लिट अंडर द वुडन सीलिंग ऑफ बर्ड्स बाय रोमियो लेन इन गोवा लास्ट मंथ। और कह रहे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जस्ट एज पटाखे जो थे, फायरवर्क्स थे, उनको कभी भी लिट नहीं किया जाना चाहिए था, जलाया नहीं जाना चाहिए था लकड़ी की सीलिंग के नीचे, छत के नीचे, बर्ड्स बाय रोमियो नाम के इस रिजॉर्ट में गोवा के अंदर पिछले ही महीने। वहां भी यही हुआ, अंदर पटाखे जलाए, आग लग गई, है ना। फायरवर्क्स की वर्ब है शुड नॉट हैव बीन लिट या शुड नेवर हैव बीन लिट। सीलिंग का मतलब होता है छत। बर्ड्स बाय रोमियो लेन ये एक रेस्टोरेंट का नाम है, एक होटल का नाम है गोवा के अंदर, है ना, एक मशहूर सा एक समझ लो रिजॉर्ट टाइप है। चलिए सब समझ में आ रहा है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा दूं अच्छा सा। चल ये वर्ड देखो फायरवर्क्स, इस वर्ड की एक खासियत है, इसको बोलते हैं पटाखे। लेकिन पटाखा तो एक भी हो सकता है ना, एक सुतली बम फोड़ दिया आपने, अंग्रेजी में उसको भी फायरवर्क्स लिख देंगे। जब एक फोड़ा जाए तो फिर फायरवर्क्स क्यों लिखते हैं? इसका रीजन है जी ये सारे अजीब से नाउन अंग्रेजी में जिन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि हमारी कोई सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, हमें हमेशा यूज करो प्लूरल फॉर्म में, पीछे एस लगाओ हमारे और हमें प्लूरल ही वर्ब दो, हमारा कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अब ये नाउन्स क्या देखो, वैसे तो सारे लिख दिए मैंने आपके सामने,
मोटे मोटे अंग्रेजी में जितने भी इस तरह के नाउन्स थे जो कॉमनली यूज होते हैं बोलने चलने लिखने बोलने में पढ़ने में, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लो और जितने हो सकते हैं बोल करके देखो। मैं आपके सामने एक बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, ये जो फर्स्ट कैटेगरी में पीस ऑफ क्लॉथिंग है, जैसे कि पजामास, पैंटलून्स जिसको पतलून बोल देते हैं, जीन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारे केसेस में आप देखो पजामे में 2 पावें होंगी, पैंटलून्स या पतलून में भी 2 पांव, जीन्स, पैंट्स, तो ये 2 पांव वाले बॉटम्स हैं। इनमें हमेशा 2 पांव होने की वजह से इनको अपने प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप चाहे 1 पैंट लाओ चाहे 10 पैंटे लाओ, आप हमेशा ऐसा लिखोगे पैंट्स, क्योंकि पैंट में क्या 2 पांव होते हैं। चलो, यही लॉजिक लगता है इन सारे इक्विपमेंट में। सीजर्स यानी कैंची, प्लायर्स यानी जिसको प्लास बोल देते हैं अपने इंडियंस, प्लायर्स बोलते हैं उसको एक्चुअल में, बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, सनग्लासेस, हेडफोन्स, स्पेक्टेकल्स, पता होगा आपको स्पेक्टेकल सनग्लासेस यानी चश्मे। तो इन सब में क्या 2-2 हिस्से मिलेंगे। कैंची में 2 कैंचियां होंगी, बाइनोकुलर्स में 2 आंखें होंगी, हेडफोन्स में 2 कान होंगे, सनग्लासेस में 2 चश्मे होंगे ना, 2 तरफ के। तो इनको भी हमेशा प्लूरल लिखना है। चलो, थर्ड कैटेगरी है जी जो इन दोनों में नहीं बैठते, जो अलग कैटेगरी है। इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको मैंने हिंदी में भी आपके सामने आसान भाषा में बता दिया है। जैसे आर्काइव्स और एनल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है जो इनकम आए आपको सेल से, कुछ आपने बेचा, बेच के कुछ कमाया, तो वो प्रोसीड्स हैं आपके बिजनेस की, प्रोसीड नहीं हो सकती। गुड्स, जब सामान की बात की जाए तो गुड्स। आउटस्कर्ट्स मतलब सिटी की बाहर की बाउंड्री, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर निकलोगे धौला कुआं निकलेगा, तो धौला कुआं दिल्ली की आउटस्कर्ट्स में बसा हुआ है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना, आउटसाइड बाउंड्री। प्रीमाइसिस का मतलब होता है इनसाइड बाउंड्री, जैसे स्कूल प्रीमाइसिस, तो स्कूल की पूरी बाउंड्री के अंदर का पूरा जो मटेरियल है, बिल्डिंग, लैंड, ये सब का सब स्कूल प्रीमाइसिस का पार्ट है। ये वर्ड हमेशा प्लूरल होगा। एशिस का मतलब होता है इंसान के रिमेन्स, आदमी की जलने के बाद जो राख होती है उसको एशिस बोलते हैं, ऐश नहीं बोलेंगे कभी। रिमेन्स का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी को हमेशा एस लगा करके बताया जाता है। क्लोथ्स, कपड़े जो पहने जाते हैं, एस लगा करके। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का एरिया, है ना। इस बिल्डिंग की सराउंडिंग्स में 5 नाइट क्लब्स हैं, तो सराउंडिंग्स लिखना पड़ेगा, सराउंडिंग से काम नहीं चलेगा, ये एक नाउन है। रिचेज का मतलब होता है वेल्थ, अगर आप पैसे धन की बात कर रहे हो तो रिचेज लिखना पड़ेगा ईएस के साथ। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है आपके एक्सपेंसिव पोजेशंस। एरियर्स का मतलब होता है जो बकाया है। फायरवर्क्स का मतलब होता है आतिशबाजी, पटाखे। अगर वेपन्स की बात हो, हथियारों की, तो आर्म्स लिखा जाता है। एक फ्रेज अंग्रेजी में एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है किसी के साथ डिस्प्यूट में होना, वो कहते हैं ना 36 का आंकड़ा होना। तो द 2 people वर एट लॉगर हेड्स, तो लॉगर हेड्स ही लिखते हैं एस लगा करके, बिना एस के नहीं आता। आर्म्स का मतलब है भीख या भिक्षा। इंटेस्टाइन्स और बॉल्स का मतलब होता है बॉडी पार्ट है आपके, ये हमेशा प्लूरल होंगे। लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, रिवॉर्ड्स, रिगार्ड्स, विशेस, रिस्पेक्ट्स। जब भी कोई लेटर या खत लिखें तो हमेशा ये वर्ड्स प्लूरल में लिखे जाते हैं। माई बेस्ट विशेस, माई रिस्पेक्ट्स, माई रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, थैंक्स, है ना, इस तरीके से आप लिखते हैं। बहुत डिटेल में करवा दिया मैंने, बिल्कुल जो हमारा इंग्लिश अनलॉड कोर्स है वहीं से उठा करके पूरा ही मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज करो और देखो कहां पे इनमें एरर्स हैं। चल, आई बॉट अ पैंट्स और बाइनोकुलर्स यस्टरडे, मैंने एक पैंट खरीदी कल। अब आपको लगेगा सर मैंने एक ही खरीदी है तो मैंने लिख दिया अ पैंट्स, लेकिन अ पैंट्स जम नहीं रहा, पैंट्स के पीछे तो एस लगा हुआ है, बाइनोकुलर्स दूरबीन के पीछे तो एस लगा हुआ है, जो लगाना भी जरूरी है। तो फिर एक खरीदा हो तो कैसे बताऊं? तो इसका तरीका है जी, आप इनके साथ लिखते हैं पेयर ऑफ। अगर एक खरीदा है कैंची तो अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। 2 खरीदे हैं तो 2 पेयर्स ऑफ सनग्लासेस, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स, पैंटलून्स, पजामास, हेडफोन्स। तो यहां पे मैंने एक खरीदा ना, तो अ पेयर ऑफ ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा। 2 है तो यहां पे लिख दो 2 पेयर्स ऑफ। तो ये फर्स्ट 2 कैटेगरी को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये बाकी की तो काउंट भी नहीं होती, इनको तो काउंट करना भी मत, है ना। द होटल प्रेमाइसिस वॉज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, फार अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो एक्चुअल में इस सेंटेंस को मैंने गलत करके लिखना था, पूरा सही लिख बैठा मैं। एक्चुअल में यहां मैंने वॉज लिखना था, प्रीमाइसिस का प्रीमाइस लिखता, आउटस्कर्ट्स का एस लिखता। होटल प्रीमाइस गलत होता है, प्रीमाइसिस लिखना होता है, हमेशा ये वर्ड प्लूरल होता है, प्रीमाइसिस, आउटस्कर्ट्स भी प्लूरल होता है। तो यहां पे भी एस लगाना पड़ता है अपने को, यहां भी लगाना पड़ता है, और वॉज का वर्ब बनाना पड़ता। तो ये गलती से क्या है, अपने ने सही बना करके लिख दिया और वर्ब तो डबल ही डाल दी। बाकी आप मीनिंग समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ। छोटा सा आर्टिकल है, ग्रामर का मजा लेना खूब, आराम से रीडिंग दो इसको।
चलिए, कह रहे दीज मिस्टेक्स एक्सट्रैक्ट अ हैवी टोल ऑन ह्यूमन लाइफ। ये सारी गलतियां एक्सट्रैक्ट करती हैं, डालती हैं एक बहुत भारी टोल यानी कि नुकसान ह्यूमन लाइफ पे। एक्सट्रैक्ट अ टोल का मतलब होता है बहुत बड़ा नुकसान डालना या देना। कह रहे सम 40 डेड इन द स्विस बार, 25 इन गोवा एंड 161 इन हांगकॉन्ग्स वोंग फुक कोर्ट इन नवंबर 25। कह रहे जी कुछ 40 मरे है ना स्विस बार में, 25 थे गोवा में, 161 की मौत हुई नवंबर 25 में हांगकांग के इस बार के अंदर। यहां पे मिसिंग है वर, ठीक है, वर्ब यहां पे मिसिंग है वर, थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है, बिना वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के। कह रहे द कल्प्रिट इन दैट केस वाज बैम्बू स्कैफोल्डिंग एंड ग्रीन नेटिंग इंस्टॉल्ड फॉर रेनोवेशन। कह रहे जो कल्प्रिट था इस तरह के केस में स्विस बार की अगर बात करें, या फिर हो सकता है ये हांगकांग के फुक कोर्ट की बात कर रहा हो। कह रहे जी जो कल्प्रिट था, गुनहगार था, रॉन्ग डूअर था, वो था बंबू की या बांस के लकड़ी के बल्ले स्कैफोल्डिंग, और ग्रीन कलर का नेट चढ़ा हुआ उसके ऊपर जो लगाया गया था रेनोवेशन के लिए बिल्डिंग का। आपने बहुत बार देखा होगा बिल्डिंग के बाहर ग्रीन कवर लगाते हैं ताकि मिट्टी ना उड़े, और बंबू बांस के बल्ले से लगा देते हैं ताकि है ना बिल्डिंग को खड़ा किया जा सके। चलिए, कल्प्रिट वर्ब है इसकी वॉज स्कैफोल्डिंग, यू हैव सीन दिस वर्ड। कह रहे बोथ आर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया टू। कह रहे ये दोनों ही चीजें कॉमनली इस्तेमाल होती हैं भारत में हर गली हर नुक्कड़ पे। कह रहे एंड हु कुड इमेजिन दे वुड प्रूव अ टिंडर बॉक्स। और कह रहे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कौन कर सकता है इमेजिन, सवाल पूछ रहे हैं हु कुड इमेजिन कि ये लकड़ी के बल्ले, ये ग्रीन कलर की नेट, ये प्रूव हो जाएगी एक टिंडर बॉक्स या फिर एक टाइम बॉम्ब। टिंडर बॉक्स यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसी सामान, एक ऐसी किट जो आग लगाने के लिए है ना बड़ी यूजफुल हो। तो किसी को नहीं पता था कि ये सारा मामला जो है ज्वलनशील हो सकता है, स्कैफोल्डिंग और नेट्स वगैरह, है ना। चलिए, बोथ की वर्ब है आर यूज्ड, हु की वर्ब है कुड इमेजिन, दे की वर्ब है वुड प्रूव। अब देखो हु का मतलब है यहां पे कौन, समझ पा रहे हो क्यों है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क को पकड़ा करो। व्हाट का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर क्वेश्चन मार्क ना लगाओ तो व्हाट का मतलब है जो भी। चल, कह रहा जी नॉट रेसिडेंट्स परहैप्स बट इट इज नॉट इट द जॉब ऑफ द इंस्पेक्टर्स हु ग्रांट अप्रूवल्स। कह रहे शायद हम लोग तो नहीं, रेजिडेंट्स तो नहीं, आप और मैं तो नहीं, शायद। कह रहे लेकिन isn't it the job, क्या ये जॉब नहीं है, is not it the job, क्या ये काम नहीं है इंस्पेक्टर्स का जो ग्रांट करते हैं अप्रूवल को, जो मंजूरी देते हैं बिल्डिंग बनने की। चलिए, इट की वर्ब है इज, है ना, isn't लिखा हुआ है यहां पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इस पे एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, करवाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में, पूरा कर लो इसको। हु आया इंस्पेक्टर्स के लिए, हु की वर्ब है ग्रांट, इंस्पेक्टर्स प्लूरल है इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखा गया। कह रहा जी लंडन्स ग्रीन टावर फायर इन 2017 किल्ड 72। लंदन की बात करें तो यहां पे ग्रीन टावर फायर हुई थी 2017 में, इसने जान ले ली 72 लोगों की। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखें, ये शायद कॉन्सेप्ट ही आपके लिए नया होगा, बहुत पहले करवाया था एक दो बार मैंने। सेंटेंस एक, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, ये सवाल कहलाता है, ये सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक जो है सेंटेंस जिसमें सवाल पूछा गया। अगर इसी सवाल को मुझे ऐसे पूछना हो, क्या तुम नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट भी लग गया। अब ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, इसमें ध्यान ये रखना है, ये जो नॉट है इसको आप शुरू में आर के साथ में नहीं लिख सकते। अगर मैं ऐसा लिख दूं आर नॉट यू कमिंग तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये नॉट जो है ना बेचारा कभी भी सब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर सकता अकेले। अच्छा, कैसे क्रॉस करेगा, अगर इसको सब्जेक्ट को क्रॉस करना ही है, आर के पास में लाना ही है, तो आपको इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा, यानी ये आर का हाथ पकड़ के उसके साथ आ सकता है। तो आर नॉट को अपने बोलते हैं आरंट, इज नॉट को अपने बोलते हैं इजंट, वर नॉट को अपने बोलते हैं वरंट, हैव नॉट को अपने बोलते हैं हैवंट, हैड नॉट को अपने बोलते हैं हैडंट। ऐसे ही शुडंट, मस्टंट, है ना, जो भी लिखना चाहे। तो ये एन अपोस्ट्रोफी टी लगा करके आप हेल्पिंग वर्ब में इसको अगर जोड़ दोगे तब ये सब्जेक्ट को क्रॉस कर सकता है, अकेला यहां नहीं रह सकता। तो इस केस में देखो इजंट लिखा हुआ है, इस सेंटेंस सही है। अगर यहां पे इज नॉट लिखा होता, नॉट अलग से लिखा होता, तो फिर ये नॉट यहां पे नहीं आ सकता था, इसको यहां आना पड़ता। बट इज इट नॉट यहां लिखना पड़ता, नॉट द जॉब ऑफ इंस्पेक्टर्स। चलो, इज ही नॉट हैप्पी, क्या वो खुश नहीं है। अगर मुझे नॉट को लाना हो शुरू में तो मैं लिखूंगा इजंट, नॉट को हटा दो यहां से, इजंट इट ही हैप्पी। वर दे नॉट केयरफुल, क्या वो केयरफुल नहीं है। अगर नॉट को यहां से शुरू में लाना तो लिखना पड़ेगा वरंट दे केयरफुल। लास्ट क्वेश्चन आपको खुद दे रहा हूं मैं,
ट्राई दो, इसको दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चन एक बार करोगे तो। हैज द रिपोर्ट नॉट बीन सबमिटेड येट, क्या रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है? मैं चाहता हूं इस नोट को आप रिपोर्ट से पहले ला करके देखो कैसे ला सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ट्राई दो, अपनी प्रैक्टिस किया करो जितना हो सके। बढ़े आगे, चलो अब जल्दी से इस आर्टिकल को अपने फिनिश करेंगे। अब ये लंदन की फायर की बात करेगा। इट स्टार्टेड इन अ रेफ्रिजरेटर ऑन द 4th फ्लोर बट कवर्ड ऑल 24 फ्लोर्स बिकॉज द बिल्डिंग वॉज रैप्ड इन चीप इनफ्लेमेबल क्लैडिंग। कह रहा है ये लंदन वाली आग जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के शुरू हुई एक फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, 4th माल पे, 4th फ्लोर पे। कह रहा है लेकिन इसने कवर कर दिया सभी 24 माल इस बिल्डिंग के, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो थी वो लिपटी हुई थी, रैप थी चीप इनफ्लेमेबल क्लैडिंग से। क्लैडिंग का मतलब होता है आवरण, कवर, कवरिंग बोल सकते हैं इसको, एक्सटर्नल कवरिंग। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, जो आग पकड़े। तो आग रेफ्रिजरेटर से पूरे 24 माल को जला दिया उसने, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है इस तरह के मटेरियल से ढकी हुई थी जो बड़ा चीप था, सस्ता था और ज्वलनशील था। और ये कौन सा मटेरियल है भाई? द सेम एल्यूमिनियम कंपोजिट यू सी ऑन मेनी इंडियन कमर्शियल बिल्डिंग्स टुडे। ये वही एल्यूमिनियम कंपोजिट है जो आप देखते हैं मैनी नहीं, लगभग 99% बिल्डिंग्स के बाहर आजकल। सर्च करो अभी गूगल में ACP, एल्यूमिनियम कंपोजिट, और पी से कुछ बनता है, देख लेना, इसका नाम है ना मटेरियल का। जो बिल्डिंग्स देखते हो ना बड़ी बड़ी चमकदार, बाहर वो चमक जो होती है एल्यूमिनियम की, सस्ता वाला मटेरियल यूज करके ली जाती है, और उसको अगर आप थोड़ा सा भी आग लगाओ तो कोयले की तरह जलती है वो चीज। एक बार पकड़ ली आग तो पूरी जल जाएगी। तो ये वही चीज है जो हम पूरे भारत में लगी हुई देखते हैं। चलिए, इट आया फायर के लिए, वर्ब है स्टार्टेड, दूसरी वर्ब है कवर्ड। इट स्टार्टेड इन रेफ्रिजरेटर एंड कवर्ड और फ्लोर्स। बिल्डिंग की वर्ब है वॉज रैप्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है यहाँ पे। फ्लेमेबल यानी या इनफ्लेमेबल यानी जो ज्वलनशील हो। क्लैडिंग का मतलब होता है कवर। कह रहा है कॉमन सेंस डिक्टेट्स फायर एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स मस्ट मीट ओनली इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस। कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है, हमें बताता है कि आग और ज्वलनशील पदार्थ उनको मिलना चाहिए सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस में ही, ऐसी जगहें जहां पे हमने सोचा हुआ है कि वो मिलेंगे, डेजिग्नेट किया हुआ है तभी मिलेंगे। कौन सी जगह होती है वो? कह रहा है जी, बता रहा है, अब देखो मजाक कर रहा है यहाँ पे। लाइक अ स्टोव बर्नर, सिलेंडर्स ऑफ एन इंजन, द इनसाइड ऑफ अ फर्नेस। कह रहा है कि जैसे कि आपके घर का गैस का चूल्हा, आपकी गाड़ी के इंजन का सिलेंडर, या फिर किसी बड़े से फर्नेस के अंदर के इनसाइड। फर्नेस क्या होता है? जो भट्टी होती है, फर्नेस बोलते हैं उसको, या किसी भट्टी के अंदर का इलाका। तो कॉमन सेंस तो यही बताता है कि ऐसी जगहों पे ही आग और ज्वलनशील पदार्थ एक साथ होने चाहिए। कह रहे बट वी हैव ऑल सीन फेस्टिव लाइट्स हंग अक्रॉस क्लोथ कर्टन्स। कह रहे लेकिन हम सभी ने देखा है फेस्टिव लाइट्स को, वो आती है ना आजकल एम्बियंस लाइट्स, अलग अलग कलर्स के घर में लोग लगा लेते हैं। हम सभी ने देखा है इस तरह की लाइट्स को लटका हुआ, हंग होता हुआ क्लोथ कर्टन्स के चारों ओर, कपड़े के पर्दों के ऊपर। तो ये कॉमन सेंस को हम डिफीट कर देते हैं। बिजली की लाइट्स को पर्दे के ऊपर टांग दिया, आग लगे तो पर्दा भी जले और घर भी जल जाए, तो हम सभी ने देखा है। कह रहे देयर आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकल फायर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ओवरलोडिंग्स। कह रहे इसी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिकल फायर्स भी होती है जिनको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जो रिजल्ट फ्रॉम होती है ओवरलोडिंग की वजह से। जितना उस बिजली का क्षमता है, कैपेसिटी है, उससे ज्यादा बड़ा अगर आप उसमें इक्विपमेंट जोड़ देंगे। जैसे एसी को आप छोटे वाले प्लग में लगा दो, आग पकड़ लेगा हाथों हाथ, है ना। एसी को 10 एम्पियर चाहिए, छोटा वाला प्लग 1.5 एम्पियर का होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट भी फायर का एक रीजन है। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बड़ा प्यारा, ये भी आज देख ही लो। अगर ये क्लास लंबी हुई 40 मिनट से 41 मिनट से, तो इसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है, फिर किसी दिन करवाऊंगा। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये अंग्रेजी में एक वर्ब है हैंग। हैंग का मतलब है लटकना या लटकाना। अब बताओ किसको लटकाया जाए? दीवार से तस्वीर लटकाई जाए या फांसी के फंदे पे इंसान लटकाया जाए? बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए अंग्रेजों ने हैंग वर्ब के 2 फॉर्म बना दिए। पहली फॉर्म जो है दोनों की सेम है, हैंग और हैंग। दूसरी है हंग, हंग, और ये जो दूसरी वाली वर्ब है इसकी है हैंड, हैंच। ये जो पहली वाली फॉर्म है ना, ये बात करती है चीजों के लटकने की। दीवार से कोई कील लटक रहा है, पिक्चर लटक रही है, कहीं कोई झूमर लटक रहा है, शैंडलियर बोलते हैं इसको। तो जब आप किसी चीज को ऐसे लटकाते हो दिखाने के लिए, तो आप हैंग, हंग, हंग ऐसे चलाते हो। जब किसी इंसान को सजा देने के लिए लटका देते हो तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ऐसे लिखते हो। मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं खुद ही करवा देता हूं, बाकी दोनों आपको ट्राई देने हैं। बड़ा आसान है। वी हैंग्ड द पिक्चर ऑन द वॉल। हमने दीवार पे तस्वीर को लटका दिया। अब या तो आपने इस पिक्चर को फांसी की सजा दी थी,
तब तो हैंग्ड यहां पे ठीक है। तस्वीर को अगर फांसी की सजा दी थी तो हैंग्ड यहां पे ठीक है। अगर फांसी की सजा नहीं दी थी, कॉमन सेंस के हिसाब से जैसे लटकाया जाता है वैसे लटकाया था, तो यहां पे हैंग की सेकंड फॉर्म हंग का इस्तेमाल होगा। वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। चलो बाकी के दोनों सेंटेंस आपके सामने है, लगाओ कॉमन सेंस, बड़ा आसान है। एक बार ट्राई दोगे तो एक बार में पकड़ लोगे आप। द क्रिमिनल वॉज हंग फॉर मर्डर, अपराधी को लटकाया गया मर्डर की वजह से। द कोर्ट वॉज हैंगिंग बिहाइंड द डोर, कोर्ट जो है लटक रहा था डोर के पीछे। इन दोनों वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म हैंगिंग ही होती है, ये पहले बता देता हूं आपको मैं, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। V2 V3 इनकी अलग है, V2 V3 इनकी अलग है, V1 भी सेम है इन दोनों की, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी इन दोनों की सेम है। चलो लास्ट पैराग्राफ, ये दोनों कमेंट्स में डाल देना भाई, आ जाओ। छोटा सा पैराग्राफ है, रीडिंग ले लो इसकी। चलिए कह रहा है जी, नन ऑफ दीज इज एन एक्सीडेंट, इनमें से कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है। एंड नो बिल्डिंग इज प्रूफ वंस अ फायर गोज क्रिटिकल, कह रहा है जी कोई भी बिल्डिंग जो है वो प्रूफ नहीं है। प्रूफ का मतलब होता है इम्यून, जैसे फायर प्रूफ यानी जिसपे आग ना चले, है ना, वाटर प्रूफ जिसपे पानी ना चढ़े, बुलेट प्रूफ जिसपे गोली का असर ना हो। तो कोई भी बिल्डिंग जो है वो प्रूफ नहीं है, इसको फायर प्रूफ समझ लो। जब एक फायर क्रिटिकल हो जाए, आग जो है गंभीर तरीके से फैल जाए। द ट्विन टावर्स मेल्टेड एंड बकल्ड, जो ट्विन टावर्स थे, अब ये कहां की घटना है, लंदन की बात कर रहा है शायद, ये मेल्ट कर गए, जल गए, और ये टेढ़े मेढ़े हो गए जल करके। बकल होने का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को आप जलाते हो टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है वो पिघल करके, तो ये टावर जो है पिघल करके टेढ़े मेढ़े हो गए, इतनी भयंकर इनमें आग लगी। कह रहा है जी, शिकागोस इंडिस्ट्रक्टिबल इरोक्विस थिएटर वॉज ओनली अ मंथ ओल्ड, कह रहा है फिर शिकागो का जो इंडिस्ट्रक्टिबल ये थिएटर था, इंडिस्ट्रक्टिबल यानी जो इतना विशाल काय, इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था, आपको लगता था कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जो अजय अमर इनका थिएटर था ना, वो सिर्फ 1 महीना पुराना था। When fire in a cage या स्टेज कर्टन destroyed it in 1903, जब फायर ने एक स्टेज पे लगे हुए पर्दे के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया इस पूरे थिएटर को सन 1903 में, आज से 122 साल पहले। लिविंग बिहाइंड 600 बॉडीज, पीछे 600 लोगों की बॉडीज को छोड़ते हुए, यानी 600 लोगों की जान लेते हुए। तो ये एग्जांपल दे रहा है आपको कि आग से जीतना, मतलब आग से नहीं जीता जा सकता, अगर लग गई तो लग गई। चलिए थिएटर की वर्ब है वॉज, फायर की वर्ब है डिस्ट्रॉयड। फायर कहां पे थी, फायर थी स्टेज के कर्टन में, पर्दे में। कह रहा है हियर इज होपिंग दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑनर्स एंड गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स अराउंड द ग्लोब विल टेक फायर सीरियसली, यस फायर सेफ्टी सीरियसली इन 2026। कह रहा है हियर इज होपिंग, यहां पे ये होप है, आशा है। यहां पे होप भी लिख सकते थे, होपिंग भी लिख दिया, दोनों एक ही बात है। यहां पे आशा है हमें कि जो एस्टैब्लिशमेंट ऑनर हैं, दुकानों के मालिक हैं, और जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स हैं, जो सरकारी है ना, जो इस काम को देखने वाले लोग हैं, इंस्पेक्ट करने वाले, पूरी दुनिया में वो टेक करेंगे फायर सेफ्टी को और ज्यादा गंभीर तरीके से इस आने वाले नए साल। चलिए आर्टिकल रैप अप करते हैं, बड़ा इजी सा था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया खजाना मिला होगा आपको वोकैब का और जो है ग्रामर का। क्वेश्चंस आपके सामने, वीडियो को कर लो पॉज, ऐसा ही समझो जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो। दोनों क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई देना है और बताओ, है ना, दोनों क्वेश्चंस में क्या किया जा सकता है। करवा दूं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू आर्ग्यू दैट, प्राइमरी पर्पज इस पैसेज का ये आर्ग्यू करना है या ये दलील पेश करना है। अब कौन सी दलील, फायर डिजास्टर्स अवॉइडेबल होते हैं या अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस होते हैं शहरों में लिविंग का, शहर में रहते हो तो आग लगेगी लगेगी, क्या ये पर्पज इस आर्टिकल में बताया गया। फेस्टिव प्रैक्टिसेस आर इनहेरेंटली डेंजरस, फेस्टिव जो प्रैक्टिसेस होती हैं, त्योहारों की जो प्रथाएं होती हैं, वो अपने आप ही डेंजरस होती हैं, क्या ये बताया गया। ओल्डर बिल्डिंग्स आर मोर प्रोन टू फायर्स देन मॉडर्न वंस, पुरानी बिल्डिंग्स में आग ज्यादा लगती है नई बिल्डिंग्स से मुकाबले, क्या ये बताया गया। नेग्लिजेंस एंड वीक इन्फोर्समेंट मेक फायर प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज, आपकी लापरवाही और कम तरीके से लगाया गया जो कानून है, यही बनाता है दोनों चीजें फायर को एक ऐसी ट्रेजेडी जो रोकी जा सकती थी। देखो शुरू के तीनों जो है ना सेंटेंसेस ही गलत है, ये बातें इसमें कहीं नहीं गई। फेस्टिव प्रैक्टिसेस जरूरी नहीं है हमेशा उनमें आग ही लगे, बिना आग लगाए भी फेस्टिवल हो सकता है। शहर में रहने का मतलब नहीं है कि आग लगेगी लगेगी, है ना, अनअवॉइडेबल नहीं है। पुरानी बिल्डिंग जो है वो ज्यादा आग लगे और नईयों में कम लगे, ऐसा भी नहीं है। नई बिल्डिंग में एसीपी लगा होता है, उनमें तो ज्यादा लगती है आग। बताया इसमें यही गया है, आपकी और मेरी लापरवाही की वजह से, सरकार के वीक इन्फोर्समेंट की वजह से आग जो रोकी जा सकती थी वो लगती है। ठीक है, तो डी आंसर बनेगा फर्स्ट में। चलिए ऑथर की टोन क्या है इस पैसेज में, कैसे बताई गई है। एनालिटिकल है और डिटेल्ड है, एग्जामिन कर रहा है फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स को।
सोम्बर और रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी अपने अंदर झांक के देख रहा है, और उदास तरीके से मौन कर रहा है इनएविटेबिलिटी को, ऐसी ट्रेजेडीज का मौन करना यानी किसी चीज का शोक मनाना कि ऐसी ट्रेजेडीज तो होंगी, हम उनका शोक मनाते हैं। रिप्रोचफुल एंड कॉशनरी है, रिप्रोचफुल यानी क्रिटिकल, जो क्रिटिसाइज करे, कॉशनरी यानी सावधान रहने को बोले, अंडरस्कोरिंग प्रिवेंटेबल नेग्लिजेंस। देखो ध्यान से देखोगे तो ना ये अलार्म बिठा रहा है, ना ये अंदर झांक करके मौन कर रहा है, ना ये डिटैच होकर के फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स को एनालाइज कर रहा है। ये बार बार एक ही बात बोल रहा है, आग जब भी लगी है आपकी और मेरी गलती की वजह से लगी है, प्रिवेंटेबल नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आग लगती है ना। इसका मेन पॉइंट यही है, इसकी मेन टोन इस आर्टिकल की, सोल जो आत्मा है वो सी ऑप्शन में आपको मिलेगी। सही आपको ए भी लग सकता है, लेकिन फायर इंसिडेंट्स को एग्जामिन करने के लिए नहीं लिखा गया, ये बताने के लिए लिखा गया कि फायर इंसिडेंट्स किस एक कारण की वजह से होते हैं। चलिए, फर्स्ट में आंसर डी, सेकंड में आंसर सी। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो खुद से आपको सॉल्व करने हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम है। 6वें, 7वें, 8वें में आपको 3 एरर्स मिलेंगी। आराम से देखो इनको, जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं अप्लाई करने हैं। आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूं, चेक करके बताना 8 में से कितने मार्क्स मिले। आज की क्लास कैसी लगी? कभी कभी ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दूर दूर के आर्टिकल्स उठाने की कोशिश करता हूं मैं, द हिंदू से अलावा, तो आपका फीडबैक मुझे दे दिया करो ताकि उस तरह के आर्टिकल्स को बार बार लाया जा सके। चलिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अंटिल देन आई विल सी यू टुमारो, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।